तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। कोरोना काल के बाद ये ऐतिहासिक डिजिटल बजट है। ये बजट कोरोना के बाद के हालात से कैसे निपटा जाए, कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, कैसे भारत को विश्व गुरु बनाया जाए, इसकी झलक पेश करता है। हम आपको 10 अलग अलग सेक्टर में बांटकर ये पूरा बजट आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बजट के 15 पॉइंट्स, बड़े 15 बिंदु जो आपके लिए जानने समझने जरूरी हैं, आसान भाषा में जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहला बड़ा बिंदु है टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि नौकरी पेशा जो उम्मीद कर रहा था वैसा कोई फायदा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरा बड़ा बिंदु है 75 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें ITR न भरने की छूट दी गई है अगर वो पेंशन और इंटरेस्ट पर निर्भर करते हैं। तो गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है तो पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा किचन की अगर बजट की बात करें तो यह थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। दाल और तेल की कीमत इसमें बढ़ा दी गई। कृषि और इंफ्रा सेस लगाया गया है जिससे कई सामान महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा सालाना 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपका PF कंट्रीब्यूशन है तो इस पर ब्याज जो है वो टैक्सेबल होगा, उस ब्याज पर टैक्स लगेगा। बीमा सेक्टर में, इंश्योरेंस में 74%, 74% FDI से इंश्योरेंस सस्ता होने का अनुमान। LIC की बात करें तो उसके IPO के जरिए सरकार के पास खर्च के लिए ज्यादा पैसा आएगा, IPO लाया जाएगा LIC का। बैंक डूबे तो आपके 5 लाख तक आपकी जो धनराशि है ये रकम सुरक्षित रहेगी। पहले 1 लाख था, अब 5 लाख हो गया। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने का भी बजट में ऐलान कर दिया गया है। 20 साल से पुरानी पर्सनल गाड़ियां तोड़ी जा सकती, ये एक नई पॉलिसी सरकार लेकर आई है। 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां भी तोड़ी जा सकती। पहली बार लोगों को पसंद की बिजली कंपनी, अपनी पसंद की बिजली कंपनी चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट 1 साल और बढ़ा दी गई है। Tier 1 और Tier 2 सिटी में सस्ती मेट्रो सेवा आपको मिलने का रास्ता साफ कर दिया गया है। ये पड़े 15 बिंदु जिसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस बजट में क्या कहा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। नौकरी पेशा लोगों को इस बजट से उम्मीद थी कि टैक्स में रियायत दी जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स पर आम जनता की आस टूट गई। आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स पुरानी दरों पर ही अदा करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि PF में ब्याज आय अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशन धारकों का बोझ कम करने का ऐलान किया है। जिनकी आय केवल पेंशन है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के आम बजट में लोगों की सेहत का खास ख्याल रखा। कोरोना जैसी महामारी के बाद लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी कि सरकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी और लोगों की उम्मीदों को देखते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. सरकार ने इस बार के स्वास्थ्य बजट में 135% की बढ़ोतरी की और स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया, जिसमें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू की जाने की बात कही गई, जिसके लिए 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिए गए।
2 मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए देश भर में 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए शोध के लिए 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे। आज के स्वास्थ्य बजट में ये साफ जाहिर है कि सरकार कोरोना जैसी महामारी के बाद लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग है। प्रदान किए थे। To further augment road infrastructure, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण ये बजट बहुत महत्वपूर्ण था। विकास को बेहतर गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसके लिए आज वित्त मंत्री ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कही। तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए दिए। केरल में 1,100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए और भारत माला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। असम में नेशनल हाईवे बनाने के लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए। 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में रेलवे से जुड़े कई ऐलान किए। अपने इस बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए दिए। बजट का ज्यादातर पैसा नई रेल लाइन बनाने, रेलवे के पुल बनाने में और विद्युतीकरण पर खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण भी किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनों में विस्टाडोम SHV कोच लगाए जाएंगे। देश में मेट्रो सर्विस को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने 11,000 करोड़ का बजट दिया, जिसकी मदद से देश भर के 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर के मेट्रो रूट बनाए जाएंगे और कम लागत से टियर 1, टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू की जाएगी। Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. वित्त मंत्री ने आज 110 मिनट का बजट भाषण दिया, लेकिन इसका आपकी रसोई से लेकर व्यापार तक क्या असर पड़ेगा, ये जानिए। आपको बताते हैं कि आम बजट के बाद कौन सी चीज सस्ती होगी और किस पर महंगाई बढ़ेगी। इंश्योरेंस, पेंट, स्टील के बर्तन, रत्न सस्ते होंगे, जबकि मोबाइल चार्जर, ऑटो पार्ट्स, सोलर इन्वर्टर, सोलर लैंप महंगे होंगे। ड्राई क्लीनिंग, नायलॉन फैब्रिक, पॉलिस्टर सस्ता होगा। लेदर के जूते, सिल्क के उत्पाद, तांबा महंगा होगा। वहीं लोहा, प्लेटिनम, खेती के उपकरण, बिजली सस्ती होगी, जबकि LED लैंप, बिजली के केबल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सूती कपड़ा महंगा होगा। वहीं सोना, चांदी, तांबा, स्क्रैप सस्ता होगा, तो सेब, काबुली चना, मटर, DAP खाद, शराब महंगी होगी। सोने चांदी पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती के ऐलान के बाद ज्वेलरी स्टोर्स में ग्राहक पहुंचने लगे हैं। सोने के दाम आज ही कम हो गए हैं, जिसकी वजह से सोने चांदी के बिजनेस से जुड़े लोग भी बेहद खुश हैं, क्योंकि एक बार फिर मार्केट में रौनक लौट आई है। भी जैसा आज जो बजट आया उसमें 2.5% ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई है। सो आई थिंक कि 2,000-2,500 रुपए सोना नीचे आ जाएगा बाय इवनिंग। सो 48,000-49,000 इट शुड बी। Strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में शिक्षा के लिए 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जिनमें लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर उच्च शिक्षा संबंधी फैसले शामिल हैं। अब आपको बताते हैं इस बार शिक्षा बजट में क्या है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और ये सैनिक स्कूल पीपीई मॉडल पर बनेंगे। 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके अलावा 750 एकलव्य आदिवासी स्कूल बनाएंगे। जल्द ही उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे ताकि डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। To connect all public health plans, operate setting up of a वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट संबोधन के दौरान बीमा अधिनियम 1938 में बदलाव का प्रस्ताव रखा। proposed to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. वित्त मंत्री ने बीमा कंपनियों में एफडीआई को 49% से 74% तक बढ़ाने की बात कही। अब इसे विस्तार से समझिए। विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ी। बीमा में एफडीआई लिमिट बढ़कर 74% होगी। 49% से बढ़ाकर 74% होगी एफडीआई। बोर्ड में 50% स्वतंत्र निदेशक होंगे। आधे निदेशक भारतीय मूल के होंगे। हितों की रक्षा के लिए कई नियम शर्तें होंगी। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव किए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल एलआईसी का आईपीओ लाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बजट 2021 में फैसला किया गया है कि अगर बैंक डूबे तो 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे। पहले बैंक डूबने पर 1 लाख रुपए सुरक्षित थे। आज बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों से एमएसपी से 1.5 गुना कीमत पर फसलों की खरीदारी कर रही है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एपीएमसी के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान भी किया। सरकार ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जमीन के कागजात डिजिटल होंगे। 22 और फसलों का निर्यात होगा। 22 फसलों तक ऑपरेशन ग्रीन बढ़ाया। स्वामित्व स्कीम का विस्तार होगा। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने गांव और ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की। प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे अहम ऐलान ये रहा कि सरकार उनके रोजगार के लिए एक पोर्टल शुरू करने जा रही है। कौशल के आधार पर मजदूरों को नौकरी मिलेगी। मजदूर ईएसआई के दायरे में लाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हेल्थ फूड स्कीम होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की, जिसके बाद 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा सकेगा। इसका मकसद सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाना है। अपने बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत कम है और ये गाड़ियां सड़कों पर प्रदूषण भी ज्यादा फैलाती है। इस स्क्रैप पॉलिसी से नई गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। स्क्रैप से हमें स्टील, रबर, एल्यूमिनियम मिलेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पॉलिसी की तारीफ की। जो रोड सेक्टर में जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 100 लाख करोड़ की, उसमें पहले जो 6,835 प्रोजेक्ट है उसमें 7,400 प्रोजेक्ट्स अभी बढ़ाए गए हैं और इसमें 2017 प्रोजेक्ट्स जो है 1.01 लाख करोड़ के वो कंप्लीट भी हुए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मुझे आपको ये रक्षा क्षेत्र को इस बार बजट में कुछ खास नहीं मिला। पिछले साल देश का रक्षा बजट 4.71 लाख करोड़ रुपए का था, जो इस बार बढ़कर 4.67
7-8 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। रक्षा बजट में पेंशन के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए दिए गए। अगर पेंशन को हटा दिया जाए तो रक्षा क्षेत्र के लिए 3.62 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, जबकि 1.35 लाख करोड़ रुपए नए हथियार, एयरक्राफ्ट और युद्धपोत की खरीद में खर्च किए जाएंगे। देखिए, बजट की बड़ी बातों को आसान और सरल शब्दों में आपने समझ लिया। अब किसानों की समस्या की बात करते हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट को सराहा है और कहा है किसानों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, जो प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, उम्मीद है कि किसानों की समस्या इससे सुलझ जाएगी, किसानों की शंकाएं दूर हो जाएंगी। और एक बार दोहराया फिर से कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। केंद्र सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हुए हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान सुनिए। जिस तरह का बजट आया है, किसानों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। आपको लगता है कि इतने प्रावधान पर्याप्त हैं कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनका कंफ्यूजन दूर होगा, मना पाएंगे आप? ऐसा है कि किसानों को जिन इश्यूओं पर शंका थी, उन शंकाओं को आज के इस बजट के अंदर मैं सोचता हूं कि दूर हो गई होगी। क्योंकि चाहे वो अगर एपीएमसी का विषय था तो इसके लिए भी मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने अलग से बजट प्रावधान किया गया है कि मंडियों को किस तरह से मजबूत करें, और हमारी खरीद है वो भी लगातार होती रहेगी। और हमारी यूपीए की सरकार की और अभी की तुलना भी जैसा कि मंत्री जी ने की है कि लगभग कई फसलों के अंदर तो जैसे गेहूँ है और धान है, उनको उनके समय से लेकर आज दिन तक आज का जो समय है इसके अंदर 3 गुना वृद्धि हुई है खरीद करने में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार है वो किसान हितैषी है। और इस बजट के अंदर निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि ये किसानों के लिए बजट है। और किसानों के इस बजट के आने के बाद में मैं सोचता हूँ किसान यूनियन के नेताओं के मन में जो शंका था वो भी मैं सोचता हूँ दूर होगा। जो डेडलॉक आपका और किसानों के बीच बना हुआ है कैसे टूटेगा? आप बुलाएंगे या वो बुलाएंगे? कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि किसान इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि कई ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि किसान यूनियन के नेता इस बात को समझेंगे कि जो भारत सरकार आज किसानों के लिए कर रही है वो आज के बजट के अंदर देख लिया। और इस बात को समझकर मैं सोचता हूं कि तुलना जरूर करेंगे कि यूपीए के समय में क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को आपने सुना। अब एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से बजट की आलोचना की, इसका जवाब नितिन गडकरी ने दिया है। कहा है कि कांग्रेस ने तो पहले से लिख के रखा था कि यह साधारण बजट है, यह बजट पूरी तरह से संतुलित है और इसमें सभी पर ध्यान दिया गया है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस की आलोचनाओं का जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस पहले से मन बनाकर बैठी थी, लिख कर बैठी थी कि बजट आएगा तो कहेंगे कि यह साधारण बजट है। आम बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। गडकरी जी, ये आम लोगों के लिहाज से, जनता के लिहाज से कैसे बजट फायदेमंद है? देखिए, ये देश के इतिहास का पहला बजट है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके कारण हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी और उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो एक बहुत बड़ा फायदा इसके कारण होगा। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने कहा है असाधारण स्थिति में साधारण बजट है। देखिए, ये तो बजट के पहले उन्होंने लिख के रखा होगा, इसीलिए लिखा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो सही है उसकी तुलना आज के आंकड़े और इनके आंकड़े से क्यों नहीं करते हैं। कभी पूछिए कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने 3.5 लाख करोड़ जो एमएसपी के लिए जो डिफरेंस हमने दिया है, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट स्वीकार करो ये इन्होंने कहा, हमने भी स्वीकार किया। अब जो एमएसपी हर साल तय हो रही है और जो इंटरनेशनल प्राइस है और मार्केट प्राइस है उससे एमएसपी ज़्यादा है, तो नेचुरली हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो पहली बार देश के इतिहास में 3.5 लाख करोड़ हमने दिए एमएसपी के लिए। लेकिन सर, इस देखिए, कोरोना काल में कराहती हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना, जब सरकार खुद इतनी चुनौतियों का सामना कर रही है, बजट बनाना ये कितनी बड़ी चुनौती होगा। इसमें किसानों का ध्यान रखना, नौकरी पेशा लोगों का ध्यान रखना, महिलाओं का ध्यान रखना, कारोबारियों का ध्यान रखना, क्या इन सब पैमानों पर यह बजट खरा उतरता है? केंद्रीय मंत्री
रविशंकर प्रसाद से बात की है मेरे सहयोगी रविंद्र ने। समझिए कि बजट को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कैसे आंकते हैं, कैसे होगा भारत के लिए ये बजट। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। रवि जी, आज जब बजट पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, जो उनके हाथ में डिजिटल बजट था, एक तरह से मेड इन इंडिया, आप पूरे डिजिटलाइजेशन को देखा आपने, पूरा पिछले 6 साल 7 साल से आप देख रहे हैं, कितना गर्व की बात है मेड इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। देखिए, आज डिजिटल इंडिया पूरे दुनिया का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। डिजिटल इंडिया में 2 चीजें बहुत जरूरी है, डिजिटल डिवाइड को पाटा जाए और समावेशी डिजिटल भारत आम आदमी के लिए, उसके टेक्नोलॉजिकली उसको मजबूत किया जाए, और ये सब कुछ उस टेक्नोलॉजी से हो जो भारत में बनती हो। तो अगर निर्मला जी अपने आईपैड से पढ़ रही थी, टैबलेट से पढ़ रही थी, तो डिजिटल इंडिया के मंत्री को मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने इस बजट में हमारे विभाग के राशि को भी लगभग 50% बढ़ाया ITS में, और 65% R&D पर बढ़ाया है। और आपको मालूम है कि जो 13 क्षेत्रों में PLI स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें हमारा मोबाइल और कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग सबसे तेज चल रहा है। PLI का मतलब है, रविंदर बाबू, भारत में बनाओ, एक्सपोर्ट करो, इंसेंटिव लो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक क्या कह रहे हैं बजट को लेकर, ये भी आपको सुनवाते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए। आज तक हमारी यही कमजोरियां थी कि हमारे शोध और अनुसंधान में हम कमजोर थे। अब वो कमजोरी भी दूर होगी। 50,000 करोड़ केवल शोध और अनुसंधान के लिए होगा। दूसरी तरफ 9 शहरों में हम शिक्षा के हब को बनाएंगे। तो उन जो बड़े 9 शहर होंगे शिक्षा का बनेंगे, तो उसके अगल बगल वो और विस्तार होगा। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख में स्वीकृति मिली है, लेह में, और उसी के साथ भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा में इंजीनियर भी होगा और डॉक्टर भी बनेगा। तो हम जितनी भी भारत की भाषाएं जो हमारे अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ना है, जिनको उन भारतीय भाषाओं को और सशक्तिकरण करने की दिशा में भी आज हमारे वित्त मंत्री जी ने हमको भाषा जो अनुवाद का एक बड़ा संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में दिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 100 सेंट्रल स्कूल खोलने की बात भी आई, 100 सेंट्रल स्कूल खोले जाएंगे, और साथ साथ बजट में पिछली बार की तुलना में इस बार आपको कितना ज़्यादा मिला? 100 सेंट्रल स्कूल भी खोले जाएंगे, और स्कूली शिक्षा में 15,000 स्कूल खोले जाएंगे अटल आदर्श के, क्योंकि अंतिम छोर तक यदि नई शिक्षा नीति को लेकर के जाना है, तो उसके लिए ब्लॉक स्तर पर हम एक आदर्श स्कूलों को स्थापित करेंगे। तो बजट के अलग अलग पहलू बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए जी न्यूज पर लगातार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.